Yes, good evening to all of the parents. We'll start a class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. वोटिंग लाइन में आप वोट करें. अमर, निखिल, प्रभात, अरुण, देव, मयंक, अंकित and others. The answer is yes. We'll move forward. 4% लोग बोले नहीं देख सकते तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आर कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो एंड डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर कि इंटरनेट की स्पीड ठीक हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को मैं एक पीडीएफ फाइल में जवाब अपलोड करता हूँ. तो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी और उसका पिलर 1D जो आज खत्म हो जाएगा और कल रविवार से हम लोग बजट वाले सेकंड पिलर में जाएंगे. फिर तो ये जो पिलर 1 था उसमें मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस निपटा दिया, पेंशन निपटा दिया कल रात. और आज हम निपटा देंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ये मुद्रा, जनधन वगैरह योजना है. ये D2 और D3 का कॉमन हैंड आउट है जो ऑलरेडी मैं कल रात को अपलोड कर चुका हूँ. और हमने कल रात तक ये सब पेंशन की योजनाएं खत्म की थी. रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे, इतना तो रटा हुआ होना चाहिए कि जो बीपीएल है उनको कोई फीस या प्रीमियम नहीं बनना, उनको सीधा ही सरकार पेंशन दे देती है. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है. उसके ऊपर थोड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ये रिक्शा, चाय की किटली चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऐसे जो वर्कर होते हैं असंगठित क्षेत्र के, मतलब कोई फैक्ट्री या कंपनी के अंदर वो काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए क्या था, अटल पेंशन था, श्रमयोगी मानधन था. अटल पेंशन में 1 से 5,000 मिले, श्रमयोगी मानधन में 3,000 मिले. फिर वो मर जाए तो हस्बैंड या वाइफ को 1,500 मिले. तो हम देख चुके हैं. थोड़ा और ऊपर जाए, लोअर मिडिल क्लास के ऐसे वर्कर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कंपनी में, सरकारी विभाग में कहीं काम करें, फैक्ट्री में काम करें, उनके लिए था ईपीएफओ. वो कितना 15,000 तक कमाता है उसके वास्ते. उसके थोड़े और ऊपर जाए मिडिल क्लास, तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एनपीएस है. हालांकि उसमें आपका पेंशन कम भी आ सकता है, शेयर बाजार गिर जाए, तो सरकार ने ऑप्शन दिया यूपीएस कि उसमें मिनिमम जो भी 10 साल नौकरी का 10,000 पेंशन मिले वगैरह. मेरे आपके जैसे बाकी जो लोग हैं, प्राइवेट सिटीजन है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं कि इसमें एनपीएस में, लेकिन गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, कोई पेंशन की गारंटी सरकार नहीं ले रही. तो दिस वाज द जिस्ट ऑफ व्हाट वी लर्न यस्टरडे. अभी आगे बढ़ते हैं. आज हमें पढ़ना है फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या, सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोल दो, इंश्योरेंस, पेंशन इनको सब दिलवा दो, ऐसी बात होती है. प्रीलिम में कभी कभी एक आध सवाल आ जाए. ये ऐसा नहीं है जैसा मॉनेटरी पॉलिसी है, डिजिटल पेमेंट है, टीआरआर, एसएलआर वगैरह चीज है कि हर साल आए. कभी कभी आता है. मीन्स में उपयोगी है इनडायरेक्टली. ये अच्छा, गरीब कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सब योजना चली ऐसा. अब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या है, वित्तीय समावेशन. सब लोगों को बैंकिंग, लोन, इंश्योरेंस, पेंशन की फैसिलिटी होनी चाहिए. और उसमें हम एक एक करके समझेंगे बैंकों के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, पेंशन, इंश्योरेंस के लिए क्या है. तो 60s के ज़माने में आरबीआई लेके आया लीड बैंक स्कीम. एक तो टीचर ऐसा करे कि क्लास में सब बच्चों का होमवर्क खुद चेक करे, और उसका उतने पास टाइम नहीं होगा, तो क्लास में किसी होनहार को वो मॉनिटर बना दे, क्लास मॉनिटर, जो बाकी सबका होमवर्क चेक करे, डिसिप्लिन देखे, वो नाखून काट के आया कि नहीं, शू पॉलिश करके आया कि नहीं वगैरह. सिमिलरली आरबीआई हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो बैंक सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको क्लास मॉनिटर बना देगा, यानी लीड बैंक स्टेटस देगा. उस क्लास मॉनिटर यानी लीड बैंक का काम क्या होगा, बाकी सब बैंक और एनबीएफसी की मदद से उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे हम ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, सबके बैंक अकाउंट खोले, सबको लोन मिले, ये सब के लिए वो प्लान बनाएगा. तो ऐसा वो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनाएगा. उसके अंदर उसका अप्रोच होगा सर्विस एरिया अप्रोच. अब ये क्या है मुझे नहीं पता. पता नहीं तो बता क्यों रहे हो. क्योंकि एक बार सीधा हवा में से यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा 2019 में कि जो सर्विस एरिया अप्रोच है वो किसके साथ जुड़ा था, जब लीड बैंक स्कीम के साथ.
लीड बैंक स्कीम क्या इतना मैंने पढ़ाया था, लेकिन ये सर्विस एरिया अप्रोच उसके साथ जुड़ा मैंने नहीं पढ़ा था। इसका कारण इतना किताबों में दिया नहीं, न्यूज़पेपर में कुछ बात है नहीं। हवा में से कुछ भी पूछ ले तो दैट इज़ नॉट अ ट्रेंड। उसको चेज़ करना पागलपन है, वो समझदारी नहीं है। तो ऐसा कुछ है जब आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो स्किप कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ एलिमिनेट क्या अगर सर्विस एरिया अप्रोच रूरल डेवलपमेंट का भी होता, दूसरी कोई स्कीम का भी हो सकता था। एनीवेज़ तो मतलब आज़ादी के बाद आरबीआई ने क्या-क्या किया ताकि गाँव-गाँव तक बैंक की फैसिलिटी पहुँचे। तो सरकार की तरफ से आप जानते हैं एसबीआई को नेशनलाइज़ किया 55 में। फिर इंदिरा गांधी ने 69 और 80 के अंदर बैंकों का नेशनलाइज़ेशन किया। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड देखा हमने। 1961 में कानून बनता है डीआईसीजीसी एक्ट। मतलब आप बैंक में डिपॉज़िट करो 5 लाख रुपए तक आपका इंश्योरेंस है, बैंक बंद हो गया, डीआईसीजीसी आपको पैसा इतना वापस करेगा। कोऑपरेटिव बैंक्स पहले आरबीआई की अंदर नहीं आते थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे 66 और उसके बाद जो भी अभी पिछले 3-4 सालों में आरबीआई का पावर उस पे और बढ़ाया गया है, ताकि स्कैम कम हो तो लोगों का बैंकिंग इंडस्ट्री पर विश्वास बना रहे। 1969 में लीड बैंक स्कीम, मतलब ये क्लास मॉनिटर बनाएँगे हर डिस्ट्रिक्ट का, ये हमने देखा। फिर स्टेट लेवल बैंकर कमिटी बनाएँगे, जहाँ और अच्छे काम होंगे। ऐसा सब अलग-अलग चीज़ें हुई। सर्विस एरिया अप्रोच मैंने आपको बताया। इसके बाद कुछ बड़ा काम हुआ हो, 2014 में मोदी सरकार आती है, तो वो लेकर आता है जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मतलब गरीबों का बैंक खाता खोल दो योजना। अब ये बैंक खाता प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी खोल सकते हैं, सरकारी बैंक में भी खोल सकते हैं। ये एक जात का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। इसका मतलब कि समझो इसमें सारी फैसिलिटी नहीं होगी, कम फैसिलिटी होगी। कि मान लो आप एटीएम से 4 बार विथड्रॉ कर सको, आपको चेकबुक नहीं देंगे, जब आप पैसा उसमें डिपॉजिट करो तब चेकबुक देंगे, वगैरह-वगैरह। तो कम फैसिलिटी वाला ये अकाउंट होता है। माइनर्स मतलब जो नाबालिग हैं, 10 साल या उससे ऊपर वाले हैं, उन सबका अकाउंट खुल सकता है। हमने पिलर 1 ए 1 में समझा था ओवरड्राफ्ट क्या होता है, वो टेम्पररी लोन होता है। जब आपका बैंक बैलेंस है 1000, लेकिन आपको विथड्रॉ करने 2000, तो आपको बैंक 1000 जो और दे रहा है वो क्या है, ओवरड्राफ्ट है, टेम्पररी लोन है। तो यहाँ पर भी जनधन योजना के जो डिपॉजिटर्स हैं उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इतने तक की मिलती है तो ज़्यादा 10,000 रुपए तक की मिलती है, सबको नहीं मिलती है। वो पहले 6 महीने तक आपका एवरेज बैलेंस क्या रहता है बैंक बैलेंस उसको देखेगा, फिर कुछ पैसा देगा। ऐसा नहीं ज़ीरो ही बैलेंस और आगे मुँह उठा के कि 10,000 हमको दे दो, तो ऐसा नहीं है। और ये जो पता नहीं इतनी धूल मिट्टी है कि कुछ भी करो, गला कुछ खराब ही हो जाए। एनीवेज़ तो 6 महीने का बैलेंस देख के आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी और ओवरड्राफ्ट आप जानते हैं एक जात का लोन है, तो आपने ये पैसा रिटर्न करना होगा, ऐसी उसमें रूल होगी। अब मान लो एक घर के अंदर 3 लोग हैं, तो क्या 3 लोगों को ओवरड्राफ्ट मिलेगा, 30,000 हो जाएगा फैमिली के पास? ऐसा नहीं है। एक फैमिली के अंदर किसी एक आदमी या औरत को ही ओवरड्राफ्ट मिलेगा एंड प्रेफरेबली जो वीमेन अकाउंट होल्डर है, महिला है, उसको ये दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो जनधन बैंक अकाउंट है, तो उसके साथ आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। मान लो 2 लाख रुपए का तो एक्सीडेंट हो गया, पैसा मिले। प्रश्न अगर ऐसा इंश्योरेंस है, तो उसका प्रीमियम होगा, प्रीमियम कौन भरता है? तो जब ये एनपीसीआई भरती है। एनपीसीआई क्यों भरती है? क्योंकि एनपीसीआई आपको एक लॉलीपॉप देती है, रुपे डेबिट कार्ड। जब भी आप जनधन अकाउंट खोलते हैं, आपको रुपे डेबिट कार्ड मिलता है और रुपे सिस्टम आप जानते हैं एनपीसीआई चलाती है। अब एनपीसीआई ने शर्त की है कि तुमको ये सब एक्सीडेंट इंश्योरेंस चाहिए, तो एवरी 90 डेज़ कम से कम एक बार आपने कार्ड यूज़ करना होगा, ताकि एक प्रकार से क्या लोगों में कार्ड यूज़ की हैबिट डेवलप हो। ये सब वो चाहता है। खैर वो सब हमें याद नहीं रखना, हमें इतना याद रखना है कि इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी इस अकाउंट के साथ फ्री में मिलता है। अब ये जो जनधन अकाउंट है इसका रियल उपयोग क्या है? कि सब गरीब लोगों के अकाउंट खोल दो। ये जो लड़की स्कूल में जाए तो उसका स्कॉलरशिप का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधा खाते में जमा करो। ये भाई साहब मान लो उनको वो फार्मर हो,
तो फार्मर की हमें योजना पड़ेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, उसमें 6,000 रुपए देने हैं तो सीधा खाते में जमा हो जाए। उसी तरह ये जो महिला उनके नाम पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऐसा सिलेंडर की स्कीम हो, उसका सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर हो जाए। ये लड़का कुछ और काम करता हो, कॉलेज में गया, आईटीआई का कोर्स करता हो, उसको पैसा मिले। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जनधन अकाउंट। हालांकि इसमें नेगेटिव भी बात है। आप याद करो, हमने पिलर 1 बी में समझा था म्यूल्स, मनी म्यूल्स, मतलब जो बिजनेसमैन है, 500,000 के नोट बैन हो गए, खुद का पैसा जमा करता है तो धर लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो बिजनेसमैन ने अपने ऐसे जो गरीब उसके घर माली ड्राइवर वगैरह होंगे, उनके जनधन अकाउंट में पैसे जमा करके ब्लैक का पैसा व्हाइट करा दिया। तो जनधन अकाउंट का मनी म्यूल के रूप में यूज होता है, ऐसा द हिंदू अलग अलग टाइम पे क्रिटिसाइज करता है, तो हमने जान लिया। कोरोना में सरकार ने सबको एक खाते में कुछ पैसे जमा किए थे वगैरह, पर वो अब इतना हमारे लिए काम करे। तो बैंक में हमने देख लिया जाने लायक क्या था, एक तो जनधन योजना थी और दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स की। बैंक वाले जितना पैसा लोन में घुमाते हैं उसका 40% गरीबों को, किसानों को, एमएसएमई को जाना चाहिए। ये ऑलरेडी हम पिलर 1A2 मॉनेटरी पॉलिसी में देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। आपके बैंक में पैसा इन्वेस्ट तो कर लिया, अभी क्या है? देखिए, बैंक अकाउंट में मुश्किल से 3% 6% कुछ ब्याज मिले। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो या तो गोल्ड में, शेयर में, बिटकॉइन में कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी को इतना सब एक्सपोजर नहीं हो, अवेयरनेस नहीं हो, लेकिन उसके बीच अब भी थोड़ा और पैसा हमें मिल जाए, तो उनके वास्ते सरकार ने कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह लॉन्च किए, उसे हमें आगे समझना है। लघु बचत योजना, मतलब बेसिकली उसमें होता ये है कि आप 10, 15, 20 साल के लिए पैसा लॉक करवा दो और फिर वो आपको उस पे अच्छा इंटरेस्ट देंगे, 8%। पहले 9% भी देते, आजकल 7 to 8 मिलता है। अब तो 8 की ब्याज में क्या होगा? वो ऐसा है भाई कि आप कंटिन्यूअसली बहुत साल तक रखो तो पैसा डबल हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, ब्याज पे ब्याज चढ़ता है, तो इस कारण से वो डबल हो जाएगा। देयर इज सम रूल ऑफ 72, वो सी सेट में पढ़ना कि मान लो 8% ब्याज मिल रहा है तो 9 साल के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा वगैरह। फिर वो सी सेट में आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग की, मतलब वहां जाके आप 5 साल के लिए कुछ ऐसा डिपॉजिट कर दो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना। बेसिकली यू डिपॉजिट मनी फॉर सम 5 year 10 year एंड यू गेट गुड रिटर्न ऑन इट। ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसका खाता आप कहाँ खोल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हैं, बैंक में भी इसके कुछ फॉर्म मिल जाए। ये सारा पैसा जाता किधर है? आपने जो पैसा डिपॉजिट किया वो जाता है सरकार के नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में। वहां से वो पैसा जाता है लोन में, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ऐसे सरकारी निगमों को। वो आगे सेकंड पिलर में हम देखेंगे। इस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कौन तय करे? तो जब सरकार तय करती है, सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे एक विभाग है, वो तय करता है। और वो भी कैसे तय करता है कि साल में आप जानते हैं 12 महीने हैं तो 3 3 3 3 क्वार्टरली बेसिस पे वो अनाउंस करेंगे कि अभी इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो जितनी बार वो अपडेट करते हैं, द हिंदू में खबर आती है, तो हमें नींद नहीं खोनी है। एवरेज 8% के आसपास देते हैं, खेल खत्म। आते आते रहता नहीं, ये इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, ये सब रोज का पढ़ना नहीं है भाई, हमने खत्म कर दिया टॉपिक। अब ये सारी योजनाएं अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी हाई प्रोफाइल नहीं है। एक दो जो काम की योजना है वो पढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, विच इज पार्ट ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम्स। सिंपल एक लाइन में कहना था, आपके घर बेटी पैदा हुई, उसके नाम का लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट बैंक में करना है, ऐसी ये योजना है। छठे पिलर में हम जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट समझेंगे, उसमें एक योजना समझेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसी का एक सब कंपोनेंट है ये सुकन्या समृद्धि योजना। कि जब बेटी पैदा हुई तो 0 से 10 ईयर में उसका खाता खोल दो। हर साल 250 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपए आप डिपॉजिट करो, आप मतलब पेरेंट। और ये जब तक लड़की 14 साल की हो तब तक हर साल डिपॉजिट करते रहो। इस पर ब्याज कितना मिले? पहले 9% दे देते, आजकल 8%। फिर डिपॉजिट नहीं करना, 14 साल तक ही करना है। फिर ये बढ़ते बढ़ते जब आप जाएंगे तो 8 9% ब्याज मिले तो समझो पैसा डबल हो जाता है आफ्टर सम ईयर, बिकॉज ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब ये जो भी पैसे हो गए, मान लो 10 लाख हो गए, इसमें से 50% वो लड़की विड्रॉ कर सकती है जब वो 18 ईयर की हो जाए। बाकी की रकम वो विड्रॉ कर सकती है 21
एज पे। आपके ऐसा 2 क्यों रखा है? 18 पे सारा विथड्रॉ कर देना तो नहीं, इसमें एक शर्त है कि 21 पे रिमेनिंग 50% वो विथड्रॉ कर सकती है। अगर वो पहले शादी हो जाए, 21 साल से पहले उसकी शादी हो जाए, तो फिर उसका ये खाता बंद कर देंगे। आपके खाता बंद करें क्या, पैसा तो आ जाएगा। भई देयर आर प्रॉब्लम्स। आपका खाता बंद हो जाए, समझो नॉर्मल अकाउंट पे मान लो 7% इंटरेस्ट मिलता हो, इधर आपको 8-9 मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो ब्याज मिलता है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। नॉर्मल बैंक अकाउंट में मैं और आप पैसा रखें, उसपे जो भी इंटरेस्ट हम कमाते हैं, उसपे इनकम टैक्स चढ़ता है। तो ये सब फायदे रहते हैं। तो सरकार ने जानबूझ के ये किया था कि 21 ईयर्स तक वो लड़की शादी नहीं करे, उसके पेरेंट्स शादी नहीं कराए। वी हैव टू एनकरेज लेट मैरेजेस ताकि वो अपनी पढ़ाई-लिखाई, करियर को परस्यू कर सके, दैट इज़ द आइडिया। तो 50% विथड्रॉ एट 18, बाकी 50 एट 21। सीएपीएफ मतलब ये बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह में ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी की जो परीक्षा हो, उन्होंने क्या पूछा, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना मैक्सिमम 1 साल में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, जावे कितना कर सकते हैं, 1.5 लाख। और ये मैंने पहले से पढ़ा है, ऐसा नहीं उन्होंने पूछा फिर पढ़ा है। जितने साल से मैं योजना पढ़ा रहा हूँ, तब से ये पढ़ा ही रहा हूँ। तो जो ये पूरी दिल्ली कोचिंग माफिया और उनकी जो पीआर टूल किट चलती है, यूपीएससी टेस्टिंग, आईक्यू नहीं ईक्यू वगैरह, तो हम पूरे का आईक्यू ईक्यू है भाई, सीधा फैक्ट तो पूछा है। अब इसमें ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्या एलिमिनेट करोगे? तो रिमेंबर, इफ यू डू नॉट नो सच फैक्ट, तो भगवान का नाम लेके स्किप करना है, तुक्के मारने मत बैठना। फिर सरकार 2023 के बजट में ऐसी एक और स्मॉल सेविंग स्कीम लेके आई, महिला सम्मान बचत पत्र। तो उसमें 2 साल के लिए पैसा लॉक करा और आपको 7.5% ब्याज मिले। हालाँकि उतना तो आजकल बैंक की फिक्स्ड डिपॉज़िट में भी मिले, पर क्या बजट में दिखाना हो कि हमने कुछ नया किया तो लेके आए थे। आई वुड नॉट लूज़ स्लीप ओवर दिस, इस पे नींद खोना नहीं है, इतना फेमस ये टॉपिक नहीं है। उसी तरह ये सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, उनकी कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। तो स्मॉल सेविंग स्कीम हमने समझ ली, उसमें भी जानने और याद रखने लायक कौन-सी है, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के नाम पे लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट खोलना है। फिर आता है चीट फंड। देखिए जो चीट फंड है, ये कुछ साल पहले बहुत हाई प्रोफाइल टॉपिक था क्योंकि वेस्ट बंगाल में स्कैम हुआ था। अब ये इतना हाई प्रोफाइल नहीं है। तो मैं आपको 1-2 लाइन में जितना समझा उतना याद रखना है और उसमें जानना नहीं कि क्या, क्यों, कैसे होता है। चीट फंड में ऐसा है, ये सब गरीब लोग कि महीने में हम ₹10, ₹15 ऐसा सेव करेंगे। तो ये लोग ऐसा चीट फंड बना के उसमें हर महीने जो भी ₹10, ₹100 कुछ सेव करते हैं। इस फंड का एक मैनेजर होता है जिसको कहते हैं फोरमैन। अब ये चीट फंड में मान लो जो भी ₹10,000 जमा हुए, तो इनका ये जो ग्रुप है उसके किसी मेंबर को वो लोन के रूप में दे देंगे। फिर उस आदमी ने वापस करना है और उसमें से ये लोग का प्रॉफिट होगा, आपस में बाँट लेंगे, ऐसा ये चीट फंड होता है। रियल लाइफ में से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानना नहीं है। अब ठीक है, चलो, तो चीट फंड मतलब कोई एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें ये लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने एक मेंबर को लोन में देते हैं, वो रिटर्न करता है, सबका प्रॉफिट होता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। आप चीट फंड रजिस्टर करो तो ऐसा ही काम करना है। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार वगैरह में ऐसे चीट फंड बनाए लोगों ने, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, स्कैम कर दिया कि फोरमैन ने उसको मौज आ जाती है, मैं तो मूवी बनाऊँगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाऊँगा, कभी लेके पैसा भाग जाएगा। ये सब 2 नंबर के काम होने लगे, तो स्कीम कोलैप्स हो गई, तो ये सब गरीबों का पैसा बर्बाद हो गया। आप कहते हैं ऐसा चीट फंड अलाउ ही क्यों किया? मतलब ऑब्जेक्टिव तो नोबेल था, वो जस्ट लाइक कि फ्यूचर ऑप्शन और वो सब हमने देखा था, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव नोबेल रहता है, लोग बदमाशियाँ करते हैं। और असली चीट फंड तो मतलब ये क्या है? बैंक है, एनबीएफसी, क्या इसको गिनना है? एक जात का एनबीएफसी है। चीट फंड एक जात का कॉन्ट्रैक्ट है कि हम हर महीने इतना पैसा देंगे, इतना ये कमाएँगे वगैरह। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल के हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आते हैं। मतलब उसपे यूनियन भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है। और जब भी ऐसा होता है, याद करो, कोऑपरेटिव बैंक में भी यूनियन भी रेगुलेट करे, स्टेट भी रेगुलेट करे, तो जो स्कैमस्टर है उसकी मौज हो जाएगी। इसके ऊपर फाइल अटकी है, वहाँ फाइल अटकी है करके वो घुमाता रहेगा। तो ड्यूअल रेगुलेशन के चलते स्कैमस्टर की पार्टी हो गई थी। तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम चलती है।
तो मतलब केंद्र सरकार ने कानून बनाया सेंट्रल चीट फंड एक्ट 1982 और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पावर है तो बिहार का अलग कानून है, वेस्ट बंगाल का अलग कानून, उड़ीसा का अलग कानून और उस सब के चलते जो ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट होते हैं तो ये सब स्कैमस्टर उसमें मौज करते हैं। एमएलएम क्या है? मल्टी लेयर मार्केटिंग। पहले तो कम पता है, आजकल ये यूट्यूब वगैरह के चलते आपको पता ही होगा कि मैं आपको बोलूँ आप 2 मेंबर बना के लाओ, आप मुझे मतलब 100-100 रुपए दो और आप 2 और मेंबर जोड़ के लाओ और फिर वो जोड़ के लाएँगे तो आपको मैं उसका 50% कमीशन दूँगा, फिर और नीचे आएँगे उसका आपको 5% करते-करते इसकी टोपी उसके सर पे पहनाओ। तो उसे क्या कहते हैं मल्टी लेयर मार्केटिंग, पोंजी पिरामिड। तो ऐसा सब अलग-अलग टाइम पे हुआ और उसमें स्कैम में पैसे बर्बाद हुए। फिर भारत सरकार को लगा अभी हमें थोड़ा कड़क करना पड़ेगा। देखिए कोई आपको कहे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमें डिपॉजिट में पैसा दो, तो क्या वो एक बैंक है, तो पैसा डिपॉजिट करना चाहिए क्योंकि आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड वाला कि हमको पैसा दे दो, देना चाहिए हाँ, क्योंकि सेबी उसको रेगुलेट करता है। आपका बॉस आपका पैसा सैलरी से कट करे कि मैं ईपीएफओ में भेज रहा हूँ, हाँ, तो देना चाहिए क्योंकि वो सब तो रेगुलेटेड मतलब लीगल चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी रेगुलेटेड जो हम एक सर्कल बना दे, एक दायरा बना दे, एक लिस्ट बना दे, व्हाइट लिस्ट बना दे, ग्रीन लिस्ट बना दे, उसके बाहर जितनी चीज़ें हैं, वो सब इल्लीगल काम है या फिर कि वो लीगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट, तो उसका कोई कानून नहीं है तो आप करो तो ठीक है, वो इल्लीगल भी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे के रखी है, पर वो 100% लीगल भी नहीं है तो आपका 100% प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो बिटकॉइन स्कैम और जो भी ऐसा ये कोई और आपसे पैसा मांगे दैट इज ऑल अनरेगुलेटेड थिंग्स। तो सरकार एक कानून बनाती है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। उसमें यही सब बातें कि आरबीआई से अभी इंश्योरेंस पेंशन ये सब लोग जो रेगुलेट करते हैं ऐसी स्कीम में आप इन्वेस्ट करो तो वो सब लीगल है। बाकी कोई आपसे पैसा मांगे ये मल्टी लेयर मार्केटिंग वाला वगैरह तो वो सब लीगल नहीं है, वो इलीगल चीज है। अब इलीगल चीज है उसके कुछ उदाहरण अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स। ज्वेलर कुछ बार ये कहते हैं कि आप जो भी मान लो लाख रुपए की ज्वेलरी है तो आप 11 महीने तक इंस्टॉलमेंट भरो, 12वां फ्री है और आप हमें एडवांस में पैसा दे दो। तो उसी तरह बिल्डर कोई ऐसा चलाए कि ये जो फ्लैट है 5 साल का तो लेकिन आप 4 साल की इंस्टॉलमेंट अभी दे दो, 5वां फ्री है वगैरह, तो वो सब क्या इलीगल टाइप की काम है। बिटकॉइन में कोई आपसे पैसा इन्वेस्टमेंट की स्कीम चलाए, मल्टी लेयर मार्केटिंग करे, ये सब कुछ इलीगल है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ये कानून के तहत केंद्र सरकार एक सेंट्रल लिस्ट बनाएगी, व्हाइट लिस्ट, उसके अलावा जितने हैं वो सब ब्लैक लिस्ट है और ऐसे ब्लैक लिस्ट लोग फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, सब कुछ। आप कहते हो कुछ होता क्यों नहीं? अब उसमें असल में किसी को कंप्लेन करना पड़े तो जाके काम हो। तो वी आर डन विथ बैंकिंग के अंदर क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट में क्या किया। अभी क्रेडिट या लोन, तो उसमें कुछ शब्द समझने रीफाइनेंस, क्रेडिट गारंटी, मुद्रा क्या है वगैरह। देखिए जनता ने पैसा डिपॉजिट किया स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक में उसमें जो पैसा है तो उन्होंने 3 फार्मर को 3 ट्रैक्टर लोन दे दिए 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख का। अब उसके बाद चौथा फार्मर आया कि मुझे भी लोन दो। तो एसबीआई कहे देखो लंच ब्रेक तो नहीं चल रहा है पर पैसा ही खत्म हो गया। 3 फार्मर थे उनको दे दिया, अभी हमारे पास पैसा नहीं है और नया कोई डिपॉजिट में भी पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन में स्टेट बैंक एक नया जुगाड़ कर सकता है। ये जो 1, 2, 3 फार्मर के लोन पेपर हैं, ट्रैक्टर लोन पेपर, उसकी एक फाइल बनाए और वो फाइल वो दे दे नाबार्ड को और नाबार्ड क्योंकि समझो ये लोन पेपर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है। आप याद करो, लोन्स आर एसेट्स फॉर द बैंक्स क्योंकि उसमें से प्रिंसिपल इंटरेस्ट कम आएगा। तो ये लोन पेपर की फाइल एक जात की एसेट हो गई और जो एसेट है तो उसके सामने अब मार्केट में नाबार्ड नए बॉन्ड्स इश्यू करेगा, जो मेरे आपके जैसे लोग खरीद सकते हैं। और उसमें गारंटी क्या होगी नाबार्ड की, वहां से पैसा आएगा मैं तुमको दूंगा और गिरवे और या जो भी कुछ तो एसेट पड़ी है तो तुम इन्वेस्ट करो। तो देन वी विल गिव द मनी टू नाबार्ड। ये जो प्रोसेस हुई कि पुराने लोन पेपर्स की मदद से नए बॉन्ड्स या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन।
प्रतिभूतिकरण मतलब पुरानी जो सिक्योरिटीज थी, फाइनेंशियल पेपर्स थे, उसमें से नए फाइनेंशियल पेपर्स बनाए गए। और ये प्रोसेस है, जो भी हमने पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया नाबार्ड के बॉन्ड्स में, नाबार्ड वो पैसा देगा स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक वाला उस चौथे फार्मर को जिसको लोन नहीं मिल रहा था उसको लोन दे देगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसे हम क्या कहते हैं? रीफाइनेंस कहते हैं, पुनर्वित्त। मतलब फाइनेंस तो कर दिया, एक बार लोन लोन देना मतलब फाइनेंस देना। तो 3 लोग को तो फाइनेंस दे दिया, फिर चौथा है तो उसके वास्ते ये जो पूरी खिचड़ी पका के वापस उसको देना पड़ा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीफाइनेंस। इससे क्या होता है, और आप लोन दे सकते हैं भले डिपॉजिट में पैसा ना आता हो। ये सब आपके हैंडआउट में भी दिया है वो ग्राफिक्स के जरिए। बस ये एक लाइन में समझ लिया काफी है। उसके बाद फिर वो और उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग जितने आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लेकिन नाबार्ड, सिडबी, हाउसिंग बैंक, ये सब लोग ये मेन काम उनका होता है रिफाइनेंस करना। फिर बात आती है क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी मतलब क्या? सरकार जिम्मेदारी ले कि भाई ये तुम किसान को, ये स्टूडेंट को लोन दे दो बैंक भाई, और अगर ये स्टूडेंट या किसान लोन वापस नहीं करता तो हम यानी सरकार जिम्मेदारी लेती है कि उसका लोन हम चुका देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट या एजुकेशन लोन लेने के लिए तो सरकार कहेगी देखो, एक, उसको गिरवी कुछ नहीं रखना, स्टूडेंट ने कुछ गिरवी नहीं रखना है, बैंक वाला सीधा उसका लोन पास कर देगा। 10 लाख रुपए तक का लोन पास कर देगा, एजुकेशन लोन। आगे अपन वो वापस नहीं करे तो क्या? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके नीचे एक संस्था है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, एनसीजीटीसी, वो लोग इस बैंकर का लॉस कवर करेंगे। तो देयर इज क्रेडिट गारंटी। इस कारण से बैंकर उस स्टूडेंट के पास कुछ गिरवे नहीं मांगेगा कि तुम अपना ये प्रॉपर्टी दे दो वगैरह। तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन्स। ये एक बात हुई। अब ऐसे और भी हैं, सीडबी और गवर्नमेंट ने मिलकर सीजीटी एमएससी नाम का माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया। फिर कुछ और बनाया और बनाया। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो एक लाइन में जितना याद रह गया वो काफी है। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट गारंटी। ये सरकार जिम्मेदारी ले कि ये बैंकों का नुकसान नहीं होने देंगे। अब जो नया बजट आया 2025 का, उसमें उन्होंने ये क्रेडिट गारंटी लिमिट थोड़ी और बढ़ा दी है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्टअप वालों के लिए, और ऐसे एमएसएमई जो अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पुरानी लिमिट ये थी, नई लिमिट ये है। हालांकि मेरे हिसाब से इतना याद रखने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल आते नहीं है। और आ भी जाए तो समझो इतना हमको याद रहेगा नहीं, क्योंकि हमें और भी पूरी इकोनॉमी खत्म होगी तो भाई 1000 पेज है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखी, तो ये कहाँ याद रहने वाला है। तो विल नॉट वेस्ट टाइम। तो फिर तुमने क्यों दिया है? आपकी तसल्ली के लिए कि हाँ अपडेटेड हैंडआउट है, और ये नए बजट में ऐसा बोला है। और फिर हो सकता है स्टेट सर्विस में पूछा जाए तो मुझे भी अपने कॉलर खड़े रखने हैं कि भाई देखो मेरे मटेरियल में सब था। नथिंग, बाकी ये याद नहीं रह सकता, प्रैक्टिकल बात नहीं है। नाउ वी लर्न अबाउट द रीफाइनेंस एंड क्रेडिट गारंटी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुद्दा आएगा एमएसएमई इंडस्ट्री, और उसकी बहुत सारी योजनाएं आएंगी। तो वो एक फ्लो में पढ़ना है तो बेटर वी टेक अ ब्रेक। ब्रेक के दौरान आप एक क्रेजी क्वेश्चन करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. One more minute. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपको जो ठीक लगे एबीसीडी स्किप करना ऑप्शन ए भी है। वोटिंग एंड टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। हिमांशु, अमन, डॉक्टर मोहित, आंचल, रोमी, शीतल, सुमित कुमार, श्वेता, पंत, जयमीन सिंह, एक चंदन, राजेश, शिवांश, हरदीप सिंह, आयुष, ऋचा, अर्जुन, दुर्गेश, ज्योति, आर्यन, कोमल, महक, मधुकर, एलिना, कुशाल, प्रभात, दिलीप, गरिमा, अनिकेत, प्रियांशु, ऋषिका, लोबजेंग, सतीश, ऋतु, मिथिलेश, अभिषेक, आल्फ्रेड, सीआर सेवन, धनराज, अमर, साक्षी, सूर्यांश, नवनीत, आशुतोष एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, अलग अलग जात के वर्कर्स होते हैं। कैजुअल मतलब क्या, उसका परमानेंट जॉब नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब उसका भी परमानेंट जॉब ऐसा नहीं कि 10-20 साल का है, 2-3 साल के लिए उसको रखा है। रेगुलर एम्प्लॉय आप समझते हैं कि कायमी उसका नौकरी है। तो इनके कानून में क्या लिखा है कि द एक्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब कि हर एक को सब कुछ मिलना चाहिए। द एक्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड रेगुलर एम्प्लॉइज। तो जो ईपीएफओ के अंदर नॉन परमानेंट या टेम्पररी या कैजुअल एम्प्लॉय है, तो उसको भी सारे लाभ मिलेंगे जब तक वो नौकरी में है। और जो रेगुलर एम्प्लॉय है
उसको भी सारे लाभ मिलेंगे, जो भी पेंशन प्रोविडेंट फंड जब तक वो नौकरी में है। तो आइडियली द स्टेटमेंट वन शुड बी करेक्ट कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर ईपीएफओ उनको एंटाइटल है। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आई वो कहती है नहीं, सिर्फ 2 एंड 3 ओनली इज करेक्ट। अब ये असल में क्रेजी क्वेश्चन है। इनको इधर पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि इतना ईपीएफओ का कौन तैयार करके जाने वाला है। पर तकलीफ क्या हुएगी कि जो प्रोफेसर को इन्होंने काम सौंपा कि तुम आईएएस का भी पेपर सेट करो, ईपीएफओ के लिए भी क्वेश्चन अप्लाई करो, फिर इन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाई होगी। अब उसमें ठीक से सब टैगिंग किया हो तो शॉर्ट कमांड देके उनका क्वेश्चन पेपर अलग बनना चाहिए, अपना अलग बनना चाहिए। ये सब ऐसे ही बना दिया है। क्योंकि इसको देख के मतलब ये सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। दिस इज नॉट द ऑप्टिमल यूज ऑफ मेंटल एनर्जी एंड टाइम। और सब्जेक्ट तैयार करो। तो हम लोग पढ़ रहे थे बैंकिंग समझ लिया, इन्वेस्टमेंट मतलब गरीबों के लिए और बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या हो रहा है। लोन की हम बात कर रहे थे, उसमें रीफाइनेंस और क्रेडिट गारंटी देख लिया। अब समझते हैं एमएसएमई की बहुत सारी योजना है। एमएसएमई मतलब क्या, अचार पापड़ अगरबत्ती छोटा कोई धंधा करा है। इंडिविजुअल फॉर्म भी हो सकती है, बीडी मास्टर का ट्यूशन क्लास या बाइसिकल रिपेयर का कुछ किया। पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, दो जने मिलकर रेस्टोरेंट बनाए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, जैसे बाजीराव एंड रवि कोचिंग क्लास। ये एलएलपी क्या है, पिलर 1C में हमने देखा था लास्ट में। या फिर कंपनी एक्ट में आप कंपनी रजिस्टर कर दो, कोई छोटी साइज की फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो ऑल ऑफ दिस कैन बी एमएसएमई। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन 2 बार चेंज हो चुकी है। 2006 में कुछ अलग थी, 2020 में कुछ अलग की, कोरोना के बाद 2025 के बजट में कुछ अलग की। मैंने तीनों डेफिनेशन आपके हैंडआउट में दी है। आप कहे भाई लेटेस्ट ही दे देते, आई एग्री। लेकिन ये जो स्टेट सर्विस वाले हैं, वो क्या, वो क्वेश्चन बैंक अपडेट ही नहीं करते। तो कुछ तो ऐसे होंगे स्टेट सर्विस के क्वेश्चन बैंक की, वो तो 2006 वाला ही पूछे आपको। और फिर आप कहो नहीं वो आंसर की इनवैलिडेट करा देंगे, भाई कोर्ट के धक्के खा लो। आप जानते स्टेट से ये बिहार में अभी धमाल हुई, क्या हुआ अभी तक मुझे पता नहीं, कोई फाइनल सोल्यूशन निकला कि नहीं। तो जैसा देश वैसा बेस, उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से जाना चाहिए। तो हाँ, तो फिर तीनों आपको डेफिनेशन देखे जानी चाहिए। एनीवेज जो डेफिनेशन थी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। 2006 के अंदर एमएसएमई कानून में व्याख्यायित किया गया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या है। उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की अलग डेफिनेशन थी कि आप पूछिए अलमारी, चूड़ियां ऐसा कुछ बना रहे तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो तब अगर आपकी ये जो भी कंपनी है, फॉर्म है, उसमें 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं तो माइक्रो एंटरप्राइज, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं तो स्मॉल और फिर मीडियम। सर्विस सेक्टर मतलब मान लीजिए आपने कंप्यूटर वारंटी सर्विस का कुछ बनाया छोटा सा कंपनी, तो उनकी अलग लिमिट्स थी। तो प्रीवियसली 2006 में अलग था, फिर 2020 में आया कोरोना। कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत। तो सरकार ने कहा कि देखो अब से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की कंबाइंड डेफिनेशन करते हैं। और कंबाइंड डेफिनेशन ऐसी कि अगर आपकी ये जो कंपनी है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, एंड साइमल्टेनियसली और साथ ही साथ आपकी कंपनी का टर्नओवर या सेल मान लो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हो। फिर उससे थोड़ा ज्यादा हो तो स्मॉल एंटरप्राइज, उससे थोड़ा ज्यादा तो मीडियम। तो ऐसी पहले योजना थी। मतलब ये 2020 की बात है। उसके बाद 2025 में अब क्या किया कि पहले जो भी लिमिट्स थे उसको मे बी अराउंड 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया। ऐसी नई डेफिनेशन उन्होंने की है। एक दो बार आप खुद से नोट पेन से लिखना तो आपको रेशो बैठ जाएगा दिमाग में। फिर कुछ एमसीक्यू आए तो हो गया। तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर आईएएस एग्जाम के लिए भी एटलीस्ट लेटेस्ट वाली, और लेटेस्ट वाली तो याद रखनी चाहिए। थोड़ा और मेहनत करके पुरानी भी याद रख लो तो बेस्ट है। तो 2 डेफिनेशन यू शुड मेमोराइज। अब ये जो एमएसएमई योजना है, मतलब ये टेबल आपके हैंडआउट में दिया, आराम से देखना। अब मैं हर एक का अंडरलाइन खींच के 20 मिनट इसमें खींचने नहीं है, ये आपकी बुद्धि का अपमान होगा। मैं इधर आईएएस के कैंडिडेट्स को पढ़ाने आया हूँ, स्कूल बोर्ड वालों को नहीं। एमएसएमई के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, एक एक दो दो लाइन में याद रखनी है। मान लो कोई एमएसएमई अचार पापड़ अगरबत्ती वाला एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, और उसने बैंक से लोन लिया है। तो ये जो लोन का ब्याज है उसके 2 से 3% गवर्नमेंट अपने पॉकेट में से बैंकर को देगा। इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम फॉर द एमएसएमई एक्सपोर्टर्स।
तो एक्सपोर्टर ने बैंक से जो लोन लिया, सरकार अपने पॉकेट से कुछ ब्याज चुकाएगी। फिर कोरोना में बहुत सारी स्कीम आ गई। सरकार ने 10,000 करोड़ दे दिए फंड ऑफ फंड्स में। मतलब वो समझो वो बड़ा-सा डैम है और उसमें से छोटे-छोटे कैनाल के स्वरूप में और फंड्स में पैसा जाएगा। ये 10,000 करोड़ में से ये फंड ऑफ फंड है। उसमें से यूटीआई म्यूचुअल फंड को कुछ जाए, कुछ आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटल को जाए, वो लोग अपने पॉकेट से कुछ और पैसा ऐड करें और ये फिर सारा पैसा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर शेयर इन्वेस्टमेंट के रूप में या उनका इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में जाए। मतलब ये एमएसएमई वाला अपना आईपीओ निकाले, अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ निकाले, तब उसके अंदर यहाँ से पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये लोन नहीं है, ये शेयर कैपिटल जैसा इन्वेस्ट हुआ। फिर कोरोना में लोन की बहुत सारी स्कीम आई। मान लो ये एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है, जिसने लोन लिया था और वो एनपीए हो चुका है, बैड लोन हो चुका है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं चुका रहा है टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे लोगों को तुम एक्स्ट्रा लोन दे दो, बैंक वालों को। इस योजना का नाम है सबऑर्डिनेट डेट फॉर एमएसएमई, ताकि ये क्या वापस अपना धंधा चालू कर सके। तो जिसका अकाउंट एनपीए हो गया उसको और एक्स्ट्रा लोन दो ताकि वो वापस धंधा चालू करे। अब मान लो कोई दूसरा ऐसा एमएसएमई बोरोवर है, जिसका पुराना लोन अकाउंट नॉन एनपीए है, एनपीए नहीं है, वो तो तभी से इज्जत से सारे इंस्टॉलमेंट भर रहा था, लेकिन उसको भी अब फिर से एक्स्ट्रा लोन चाहिए, तो दे दो। बैंक वालों को बोला और इस योजना का नाम है ईसीएलजीएस, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ईसीएलजीएस, ताकि ऐसे ईमानदार ओनर एमएसएमई वाले जिनका लोन पुराना लोन अकाउंट एनपीए नहीं है, अभी से वो भर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, उनको एक्स्ट्रा लोन चाहिए तो एक्स्ट्रा लोन मिलेगा। तो कोरोना में ऐसी योजना है ईसीएलजीएस। आपके अपन सरकार बैंकों को बोल रही है तो बैंक का अगर लॉस हो गया तो उसका क्या है? तो वो लॉस की भरपाई सरकार करेगी, सरकार ने क्रेडिट गारंटी दी है। दैट इज़ द मतलब जीस्ट ऑफ द स्कीम कि सरकार क्रेडिट गारंटी दे के बैंकों को बोलती है तुम ये सब एमएसएमई वालों को और लोन दे दो, सबऑर्डिनेट डेट एंड ईसीएलजीएस। ये जो ईसीएलजीएस है ये शायद अभी भी चालू ही है। तो ये साल में इतना लोन दे दिया, बहुत दूर की नदियाँ बह रही है, ऐसा जब आए तब आपको समझ जाना है कि इसके आस-पास बात चल रही है। 2024 बजट में ये नया लेके आए कि मान लो ये एमएसएमई वाले को कुछ नया ये सब ग्राइंडिंग मशीन खरीदना है, 100 करोड़ रुपए का। अब स्वाभाविक इतना महँगा मशीन है तो बैंक वाला इंसिस्ट करेगा कि कुछ गिरवी रखो। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, बिना कुछ गिरवी रखवाए इसको आप लोन में 100 करोड़ तक पैसा दे दो अगर उसे कुछ मशीनरी खरीदनी है। बैंक का अगर लॉस हो गया, एनपीए हो गया तो क्या? तो उसके लिए एक गारंटी फंड बनाया जाएगा, जहाँ से बैंक के लॉस की भरपाई हो। आप कहे पर ये गारंटी फंड में पैसा कहाँ से आएगा? या टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स जीएसटी भरा उसका पैसा जाएगा? जवाब है नहीं। यही सब एमएसएमई वालों को बोला जाएगा कि तुम लोग गारंटी फी नाम का एक नया कुछ फी भरो, जो इस फंड में जाएगा, जहाँ से वो जो भी आगे शेयर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा और जब तुमने लोन नहीं चुकाया तुम में से किसी एक ने, तो जो बैंकों का लॉस हो रहा है इस सेल्फ फाइनेंसिंग फंड में से वो कवर अप किया जाएगा। तो दैट इज सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड। ये जो एमएसएमई वाले हैं उनको लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है। उसका कारण ये कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो क्रेडिट रेटिंग और सब चेक करेगा तुम्हारा सिबिल स्कोर क्या है वगैरह। लेकिन कई सारे एमएसएमई वो मोस्टली कैश में धंधा करते हैं। मान लो लोकल बेकरी वाला है या ये जो भी अचार पापड़ बनाने वाला है, तो क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन करेगा तो उसका बैंक बैलेंस आपको दिखे नहीं, उसका कोई जीएसटी का रिकॉर्ड मिले नहीं, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मिले नहीं। इस कारण से उसका क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा दिखेगा नहीं। ये भाई कितना कमाते हैं हम जानते नहीं। इसलिए सरकार ने कहा नहीं, अब से जो भी ये सरकारी बैंक है, उन्होंने अपनी खुद की इन हाउस क्रेडिट रेटिंग सिस्टम कुछ बनाए, ताकि ये सिबिल वगैरह के जो मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो भी ये एनबीएफसी टाइप की कंपनियां हैं, उनके भरोसे मत रहो, तुम अपना अलग से बनाओ, जो इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दूसरा, नॉर्मली जब बैंक आपका लोन अप्रूव करता है, तो चेक करेगा तुम्हारी एसेट्स कितनी है, तुम्हारे जो दुकान है उसमें कितना सेल आता है। सरकार ने कहा आप ये भी उसमें थोड़ा देखो कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन कितने हो रहे हैं।
अगर ये व्यापारी यूपीआई से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर रहा है तो उसपे थोड़ा रैम का और उसका सब पास करो आप। तीसरा, क्या आपका ये जो छोटा-मोटा धंधा है, उसका आप अकाउंट बुक, बैलेंस शीट ये सब बैंक को दिखाओ तब लोन पास होता है। तो सरकार ने कहा नहीं-नहीं कंपल्सरी नहीं है ऐसा अकाउंट बुक या बैलेंस शीट ना भी मेंटेन करता हो छोटा-मोटा कोई बेकरी वाला है, फिर भी उसका यूपीआई में कितना ट्रांज़ैक्शन है ये वो देख के आप लोन अप्रूव करो। ऐसा सब बजट 2024 ने रिफॉर्म की बात की। तो एमएसएमई में हमने कुछ चीज़ें देखी अभी और आगे बाकी है, मुद्रा क्या है? भारत के अंदर ये करीब 5 करोड़ के आसपास ऐसे यूनिट है, माइक्रो स्मॉल यूनिट्स। भारत का जितना एक्सपोर्ट जाता है उसमें 40% या उससे ज़्यादा ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ये जो लघु उद्योग हैं 60% ऑफ देम उसके मालिक कुछ ये जो भी एससी, एसटी, ओबीसी वीकर सेक्शन से आते हैं। इनको लोन चाहिए होता है 50,000 10 लाख ऐसा छोटा-मोटा लोन। लेकिन बैंक से मुश्किल से इनको 4% लोन मिलता है। If they want 100 rupee, only 4 rupee they will get from banks. Why? क्योंकि बैंक वाला ये माँगे बैलेंस शीट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो सरकार ने सोचा इनकी मदद के लिए कुछ नया बनाते हैं। तो मदद के लिए बना है मुद्रा, फुल फॉर्म याद रखना है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। पूरा फुल फॉर्म नहीं याद रहे तो एटलीस्ट ये याद रखना है कि एम से माइक्रो है। मतलब ये माइक्रो एंटरप्राइज की मदद करता है। भारत में बना तो भारत में ऐसा पहला बना ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में ऑलरेडी बन चुका था। मुंबई में बैठता है, ये एक एनबीएफसी कंपनी है, ये किसी से डिपॉज़िट नहीं लेती, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। इसका काम क्या है? समझो ये जो मुद्रा नाम की एनबीएफसी बनी, ये किसी से रेपो डिपॉज़िट नहीं लेती, तो पैसा किधर से लाएगी? आरबीआई वाले पैसा देते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो शॉर्टफॉल होते हैं, मतलब जिन बैंकों ने लोन का 40% गरीबों को, किसानों को, माइक्रो एंटरप्राइज़ को देना था, नहीं दिया, तो वो जो शॉर्टफॉल है, वो सारा आरबीआई लेती है अपने पास और उसमें से अलग-अलग फंड में पैसा जाता है, तो कुछ पैसा मुद्रा के पास आएगा। सिडबी नाम की एक संस्था है, उसके पास मुद्रा की ओनरशिप है, तो सिडबी भी इनको पैसा देता है। तीसरा भारत सरकार बजट में भी कुछ पैसा इनको देती है। ये सारे पैसे मान लो 100 करोड़, मुद्रा वाला अलग-अलग बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस वालों को देगा और वहाँ से ये सब माइक्रो एंटरप्राइज़ को लोन में पैसा जाएगा और फिर आप लोन वापस करेंगे। तो ये समझो सीधा लोन नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट लोन जा रहा है। जस्ट लाइक नाबार्ड वगैरह क्या काम करते थे, इनडायरेक्ट लेंडिंग ऐसा ही इधर हो रहा है कि मुद्रा बैंक एनबीएफसी को पैसा देगा, उधर से नीचे जाएगा। आपके पण ये मुद्रा लोन जिसने लिया, वो आदमी ने लोन वापस नहीं किया, तो बैंक का लॉस हो जाएगा या मुद्रा का भी लॉस हो जाएगा। तो भरपाई कौन करेगा? भरपाई करेगी एक संस्था एनसीजीटीसी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के नीचे कंपनी है। वो इस पूरे गेम की क्रेडिट गारंटी लेती है। तो ये है मुद्रा। माइक्रो एंटरप्राइज वाले लोन ले सकते हैं। कहाँ से? कमर्शियल बैंकों से, रीजनल रूरल बैंक से, माइक्रो फाइनेंस वालों से, कोऑपरेटिव बैंकों से। जब वो लोन लेगा तो उसने लोन में टिक करना पड़ेगा। मुझे 50,000 तक का लोन चाहिए तो शिशु लोन। मुझे 50,000 से ज़्यादा लेकिन 5 लाख तक का लोन चाहिए तो किशोर लोन। फिर कह नहीं मैं 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक का चाहिए तरुण लोन। फिर सरकार ने बजट में कहा नहीं-नहीं ये जो तरुण है उसका पुराना आपने तरुण लोन चुका है तो दोबारा भी ले सकते हो, दोबारा 20 लाख तक का लोन मिल सकता है, वगैरह-वगैरह। तो शिशु, तरुण, किशोर ऐसे 3 लोन प्रोडक्ट हैं पीएम मुद्रा स्कीम के। इस पे कितना ब्याज रहेगा 6% 8%? वो तो लेंडर तय करे मतलब नीचे जो कमर्शियल बैंक है, माइक्रो फाइनेंस वाला है, वो देखेगा क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल क्या है, सिबिल स्कोर क्या है, वो तय करेगा। यहाँ पर ब्याज दर तय नहीं किया जाता। वो तो लेंडर पर छूट है उसको। कोलेटरल गिरवी क्या रखना है? कुछ नहीं रखना क्योंकि एनसीजीटीसी नाम की संस्था ने क्रेडिट गारंटी देके रखी है। इसमें फिर और भी आत्मनिर्भर में इस पे ब्याज में माफी दी थी थोड़ी वगैरह, वो सब अपने काम करने। मित्रों ये जो भी आप धंधा करते हैं तो आपको कैपिटल चाहिए, पूँजी चाहिए। 2 तरीके से लाते हैं, किसी को अपना शेयर पार्टनरशिप दे दो यानी इक्विटी फाइनेंस से आप लाते हैं या आप बैंकों से लोन ले लो, बॉन्ड डिबेंचर इश्यू करो मतलब डेट फाइनेंस से लाते हैं। तो मुद्रा लोन जो आपने लिया वो क्या है? वो डेट फाइनेंस है। अब ऐसा आपको जो भी लोन मिला मान लो 10 लाख का, तो समझो मुद्रा लोन मतलब ऐसा नहीं कि सूटकेस में भर के आपको देगा। वो आपके नाम का एक नया बैंक अकाउंट खोलेगा और उसके अंदर वो पैसा रखा जाएगा। तो लोन का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में है। अब ये जो पैसा है वो आप 2 जगह यूज़ कर सकते हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी
ऐसी चीज़ें जो 1 साल से ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हैं। उसमें आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया लोन का, वो है आपका कि ये मेरा फिक्स कैपिटल में गया है। कुछ पैसा आपका जाएगा रॉ मटेरियल, स्टाफ सैलरी, लाइट बिल, फ़ोन बिल, तो वो सब आपका वर्किंग कैपिटल है, जो 1 साल से कम वाले ट्रांज़ैक्शन है, धंधा करने के लिए चाहिए, वो सब वर्किंग कैपिटल में जाएगा। आपके पास 10 लाख है, तो हो सकता है उसमें से समझो 7 लाख गए होंगे आपके ये फिक्स कैपिटल के अंदर ज़मीन या मशीनरी खरीदने में और बाकी 3 लाख आपकी स्टाफ सैलरी वगैरह जा रही है। पैसा सारा बैंक में पड़ा है, आप यूज़ कैसे करते होंगे? मान लो आप ज़मीन खरीद रहे हो, 7 लाख का पेमेंट करना है, तो आप क्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करोगे? नहीं, आप चेक में लिख के उसको दोगे या नेफ्ट आरटीजीएस करोगे। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल वाली चीज़ है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आप कुछ ज़ेरॉक्स का धंधा करते हैं तो अमेज़न से आपको ए4 साइज़ के पेपर मँगाने हैं, तो ये सब में आप क्या करेंगे? आप डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट है तो उसका पैसा यूज़ करने के लिए डेबिट कार्ड होता है। तो जब भी आप ये मुद्रा लोन लेते हैं तो बैंक आपको एक मुद्रा डेबिट कार्ड देता है और रुपे नेटवर्क से वो चलता है। तो दैट इज़ मुद्रा डेबिट कार्ड। ये मुझे नहीं पता था। फिर इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में पूछा तो मैंने ढूँढा तो ये है। तो दैट इज़ द मुद्रा डेबिट कार्ड। मतलब बेसिकली बैंक का ही डेबिट कार्ड है पर आपको लोन का पैसा है तो ये लोग अपना लोगो चिपका के देते हैं। ग्रीनफ़ील्ड मतलब आप ज़ीरो से कुछ नया बिज़नेस या फैक्ट्री लगाओ। जैसे हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले नहीं था, फिर ज़ीरो से बना तो ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट है। ब्राउनफ़ील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या जो एक्सिस्टिंग है उसको एक्सपांड करो। कि मान लो पहले अम, दिल्ली एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल हो, अभी 3, 5, 10 कर दिए हो, बहुत सारे प्लेन एक साथ आप पार्क कर सको, तो वो सब क्या है? एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सपांड किया दैट इज़ ब्राउनफ़ील्ड प्रोजेक्ट। ऐसे ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड प्रोजेक्ट कोई एससी, एसटी या वीमेन एंटरप्रेन्योर कर रही है, तो उसे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन देंगे। ऐसी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। और कुछ वहाँ की ये ब्राउनफ़ील्ड नहीं, सिर्फ़ ग्रीनफ़ील्ड जो लोन ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट आप नया धंधा शुरू कर रहे हैं, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको लोन चाहिए, तो बैंक देगा प्रोवाइडेड आप एससी, एसटी या वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं और 7 साल का ये लोन होगा। इसमें कोलैटरल गिरवी माँग सकता है बैंक कुछ कि आपकी प्रॉपर्टी रखो। और मान लीजिए आप कोलैटरल नहीं दे पाते, तो जो एनसीजीटीसी संस्था है वो आपका कोलैटरल क्रेडिट गारंटी दे देगी। तो दैट इज़ स्टैंड अप इंडिया। अब ये तो ख़ैर पुरानी योजना है, अब ऐसी योजनाओं में कि मान लो 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। तो बात ऐसी है सपोज़ आपका प्रोजेक्ट जो भी आपका वो धंधा कर रहा है 100% उसका कॉस्ट है। मुझे नया होटल खोलना है उसके 100% मुझे ₹100 चाहिए। तो कुछ तो पैसा आपने खुद के पॉकेट से निकालना पड़ेगा ₹25 और बाकी 75 बैंक वाला आपको लोन में देगा। अब खुद से जो निकालो वो है मार्जिन मनी और बाकी आपको मिलता है बैंक लोन। तो मार्जिन मनी इज़ द मनी दैट बिज़नेसमैन हैज़ टू अरेंज फ्रॉम हिज़ ओन पॉकेट फॉर अ बिज़नेस और बाकी का वो लोन में लाता है। अब कुछ साल पहले सरकार ने क्या किया कि मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट कम कर दी कि 25 नहीं तुम अपने पॉकेट से ₹15 निकालो, तो बाकी का 85 बैंक वाले आपको लोन में देंगे और आप मौज करो। तो स्टैंड अप इंडिया में ये सब किया गया। ये नंबर्स हमें याद नहीं रखने, हमें सिर्फ टर्म्स याद रखने हो कि मार्जिन मनी वगैरह। हाँ, कुछ लोग झंडा उठाएँगे कि देखो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट वगैरह तुमने तो बताया था आरबीआई के जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, पिलर 1 या 2 उसके अंदर तो सरकार कैसे तय कर सकती है? आरबीआई ने तय करना चाहिए कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है या कुछ। यू आर राइट लेकिन यहाँ पर सरकार क्रेडिट गारंटी दे रही है ना, कि बैंक वालों चिंता मत करो लॉस की भरपाई हम करेंगे, इस कारण से सरकार बोल सकती, वरना आरबीआई उसको नहीं बोलने देती। अब ये तो था स्टैंड अप इंडिया, लेकिन जो भी अब सरकार को लगे पुराना हो गया है, कुछ नया निकालते हैं। तो 2025 के बजट में बोला स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, उसमें भी एससी, एसटी या वीमेन एंटरप्रेन्योर है तो 2 करोड़ तक का उनको लोन मिलेगा। इतना एक लाइन में ही बोला है, फिर वो ग्रीनफ़ील्ड है, ब्राउनफ़ील्ड है, हर ब्रांच से एक लोन देंगे, वो कुछ खुलासा नहीं किया। तो शायद ये नई डिफरेंट स्कीम है या फिर हो सकता है कि जो स्टैंड अप इंडिया है, उसी का ये वर्ज़न 2.0 निकालेंगे या कुछ, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक इन्होंने खुल के बोला नहीं क्या करने वाले हैं। तो दैट इज़ स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स।
नाउ हम बात कर रहे थे बैंकों ने लोन दे दिए, बैंकों में हमने अकाउंट खोल दिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्मॉल सेविंग कर लिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वालों को बहुत सारे लोन दे दिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या है? ये गांव के 10-15 लोग अपना एक ग्रुप बनाए और वो आपस में 10,000 रुपए सेव करें, बैंकों से और मान लो 90,000 लोन ले लें और फिर आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ करें, और लेकिन वो कंपनी के रूप में रजिस्टर ना हो, पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्टर ना हो, तो वो सब होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। भारत सरकार की कुछ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वगैरह योजनाओं में ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग छठे पिलर में समझेंगे। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन में पैसा देते हैं, ऐसा सब नाबार्ड ने शुरू करा है। तो नाबार्ड पैसा देगा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह को, और वहां से उनका जो बैंक का एजेंट है गांव में जाएगा, गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना होगा, उनको कहेगा तुम अपना ग्रुप सेविंग करो 10,000 का, 90,000 हम लोन देते हैं, तुम अपना धंधा शुरू करो। दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसका बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब मान लीजिए यहाँ पर बैंक ने 10,000 रुपए लोन में दिए इनको, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को, तो वो पूरे ग्रुप को हमने एक लोन दिया है ऐसा मान के देंगे। फिर ये जो ग्रुप है वो आपस में अपने मेंबर्स को इंटरनल लोन दे सकता है। ये बैंक को 2,000 रुपए दिए हो, इसको अचार का धंधा करना हो, इसको पापड़ का धंधा करना हो, इसको साबुन बनाने तो हो सकता है आपस में वो पैसा ऐसे बांट सकते हैं, इंटरनल लोन गए। फिर इन लोगों ने लोन वापस करना है, राइट? अब यहाँ पर मान लो इन्होंने लोन वापस किया, इन्होंने लोन वापस किया, ये तीसरी बहन ने लोन वापस नहीं किया, तो क्या वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है या पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी है? मिलिट्री में आप जानते हैं परेड में एक आदमी गलती करे तो सबको सजा मिलती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ईच मेंबर इज जॉइंटली लायबल फॉर अदर मेंबर्स लोन्स। मतलब इसने नहीं चुकाए 4,000 तो इन दोनों की भी जिम्मेदारी है, तुम कहीं से लेके आओ और 4,000 जमा करो। हालांकि जो असल जिंदगी है उसमें ये जिम्मेदारी नैतिक ज्यादा है, कानूनी कम है। मतलब इन रियल लाइफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर मोरल एंड लेस लीगल। मतलब ये तीसरी बहन अगर लोन नहीं चुका रही है तो ये दो उसको मॉरल प्रेशर डालेगी कि तू ठीक से अपना काम कर, फाइनेंस अपना मैनेज कर। ऐसा नहीं कि कोर्ट इनको घसीट के लेके जाएगा और इनका हाथ से पैसा लिया जाएगा। तो मेंबर्स जो हैं बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल ज्यादा है, लीगल कम है। ये सब मुझे नहीं पता था क्योंकि इतना कुछ बुक्स में दिया ही नहीं भाई। इतना तो इंटरनेट पे सर्च करो तो भी नहीं मिलता है, वही तो फिर अभी पूछा तो फिर गूगल का वो जो गूगल बुक्स वाला पोर्टल होता है उसके अंदर आप जाओ, 10 साल पहले किसी ने बैंकिंग की किताब लिखी थी उसमें सर्च करो, देन यू गेट इट। यार ये जो प्रश्न पूछा गया इसको बुधवार की टेस्ट में सॉल्व करना। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक में पहले इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, पर 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि ऐसे रैंडम बॉम्ब भी आते हैं, तो नहीं पता है तो उसको स्किप करना चाहिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन बदलूंगा, वो दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपने असल में सॉल्व करना। इसे सिर्फ ऑब्जर्व करो फॉर 1 मिनट एंड वी आर टेकिंग अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 1 मिनट आई विल चेंज द क्वेश्चन। ओके नाउ ये तो ऑब्जर्वेशन किए था, वो असली क्वेश्चन आप सॉल्व करें। दिस वन फ्रॉम 2024 prelims 4 minutes।
One more minute. अरे फ्रेंड्स, आपको इस श्रमयोगी मानधन में क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। यश, चिराग, शिवांत, अरुण, महाश्वेता, सुप्रिया, शालू, अनु, प्रियंका, नैना, स्नेहा, सुमित, पूजा, आंचल, प्रदीप, दुर्गेश, हरिप्रिया, हिमांशु, दिव्या, अर्जुन, पायल, मधु, संभवी, गोमती, जयमीन श्री, सचिन, हरिओम, मधुकर, निखिल, गौरव, अनिकेत, आशुतोष, शुभेंद्र, धीरज, ऋषिका, अभिषेक, आशुतोष, अमर, नवनीत, प्राण, अर्जुन, ईशा, धनराज, मानवी, मानसी, नदेश करेक्ट आंसर्स। देखिए, भारत में वोटिंग आप कर सकते हैं 18 साल से, तो स्कीम भी है, तो उसमें 18 साल से आदमी ज्वाइन कर सकता है ना। एंट्री 21 रखने का कोई लॉजिक समझ आता है नहीं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है कि मान लो फादर को 3,000 मिला, फिर वो मर गए तो फादर को 1,500 मिलेंगे, जिसको फैमिली पेंशन कहा गया। लेकिन वो फैमिली पेंशन उसे एंड अनमेरिड डॉटर्स को मिलेगा। अब ये बात प्रैक्टिकल नहीं है भाई। वाइफ है तब तक आप तो चेक कर सकते हैं कि वो क्या आपका मैरिज सर्टिफिकेट या जो भी आपने जो फॉर्म भरा होगा, तो आपने उसमें लिखा होगा मेरा ये नॉमिनी है। फिर बेटी है कि नहीं, उसकी शादी हुई कि नहीं, शादी हो गई है तो नहीं देंगे। ये सब सरकार के पास इतना स्टाफ कहाँ है कि चेक करे। और ऐसा एडिशनल लेयर्स डालेंगे तो क्या फिर दिक्कत आ सकती है, हो सकता है ये माँ बेटी का नहीं बनता हो। तो सरकार अपना वर्कलोड क्यों बढ़ाएगी ऐसा और एडिशनल टर्म्स कंडीशन करके। तो इसलिए चौथा भी गलत है। मुझे याद आते करंट अफेयर्स का समाचार कि मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये जो महिलाओं का विवाह होगा तो बाल विवाह रोकने के लिए कि 18 साल या बाद में करो तो कुछ सरकार पैसा दे। अब उसमें ऐसा हो कि कुछ महिलाओं का ऑलरेडी शादी हो गई हो, तो उनको लेकिन योजना का पैसा चाहिए, वो क्या करे, फिर से उसी पति के साथ दोबारा हम शादी करेंगे ऑन द पेपर, ताकि हमें वो पैसा मिले। तो फिर अब उनको रोकने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, ना इनका वर्जिनिटी टेस्ट करो, प्रेगनेंसी टेस्ट करो, और फिर उसका काफी हंगामा हो, ह्यूमन राइट कमीशन तक कंप्लेन जाए। तो यानी आप जब ऐसे लेयर ऐड करते हैं, खुद की परेशानी बढ़े, तो वो सरकार करेगी नहीं। और वैसे भी आप याद करो, प्रधानमंत्री ये जो श्रमयोगी मानधन में क्या था, 18 टू 40 एज में ज्वाइन करो, 55 टू 200 रुपीज दे रहे हैं। आप कहे कितना भाई, 18 पे ज्वाइन करो तो 55 देना है, 40 पे करो तो 200, क्योंकि आप लेट ज्वाइन कर रहे हो और आपको उतना ही पेंशन चाहिए, तो आपको ज्यादा प्रीमियम भरना पड़े। और फिर बाकी आप जानते हैं 3,000 मिलेंगे, फादर मर गए मदर को 1,500, फिर ये भी मर गए तो बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, मदर ने ज्वाइन किया होगा तो वगैरह वगैरह आप जानते हैं। इसी हिसाब से 1 इज रॉन्ग, क्योंकि वो बोलता है 21 से, तो 18 से ज्वाइन करता है। दूसरा फैमिली पेंशन, अनमेरिड डॉटर, वो सब चेक करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए सरकार ने से कोई रूल नहीं रखे। बाकी तो करेक्ट है।
एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन हाँ बराबर है, 18 पे ज्वाइन करो 55 नहीं तो 200। ई सब्सक्राइबर से रिसीव बराबर है, तो जवाब क्या होगा? B2N3 ओनली। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे देखो ये तो बिना फैक्ट्स रटे भी हमने तो एलिमिनेशन टेक्निक से कर लिया ना, ये 18 का होता है तो ये 21 का क्यों होगा वगैरह, इसलिए यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं IQ वगैरह। अब इसको फिर कुछ रॉयल एंटी टॉपर्स और बुलाने लगे। देखो हम तो बिना फैक्ट किए ही ऐसे तो बहुत सारे सॉल्व कर लेते। जैसे आप याद करो लास्ट वीक हमने देखा था CSR, कि एम्प्लॉय को अगर आप जिम मेंबरशिप देते हो तो वो सब CSR नहीं, और CSR के अंदर कुछ तो मिनिमम परसेंटेज आपको वो है 2% आपको हो गया, जो भी प्रॉफिट आपको स्पेंड करना है। तो मतलब विदाउट इवन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स आई कुड सॉल्व इट, दैट इज वेल एंड गुड। पर समझो वो पूरा नहीं बोल रहा है, वो पूरा ये नहीं बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारा पेरिफेरल जनरल नॉलेज है, मैंने बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो इधर उधर से मैं बहुत सारे ड्रीम विद इन ड्रीम विद इन ड्रीम तीसरे लेवल का इंसेप्शन में कर सकता हूँ। वो सब इनसे होना नहीं बाबू सोनों से, उनको बस एक ही काम है, महल देख के अपनी झोपड़ी जलानी है। तो वो सब मत करो, पहले अपने को उस लायक बनाओ कि आप वो एलिमिनेशन कर सको। एलिमिनेशन टेक्निक शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज फॉर काम चोरी, कि हम तो पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि बिना पढ़े सॉल्व हो जाता है। इकोनॉमी के तो सारे सवाल आपके हैंडआउट वगैरह में आ ही जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी आप देखते रहिए। PYQ बुकलेट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं unacademy.com/content/upsc/downloads। नाउ कमिंग बैक, हमें अब पढ़ना है फार्मर्स के बारे में कुछ। सेल्फ हेल्प ग्रुप तक हमने देख लिया। अब स्ट्रीट वेंडर मतलब सड़क पे ये जो भी पानी पूरी वगैरह बेचे, उनको 10,000 रुपए तक का लोन दो पहली साइकिल में, फिर वो चुका दे दूसरी बार 20,000 का दो, फिर वो भी चुका दे तीसरी बार 50,000 का दो, ऐसी सब योजना है। इसमें सरकार क्या हेल्प करेगी कि मान लो बैंक वाला इसको 7% ब्याज पे लोन देता है, 725 पे देता है, तो सरकार अपने पॉकेट से 7% इंटरेस्ट पे कर देगी, तो इसको मतलब ऑलमोस्ट लाइक 0% ब्याज पे लोन मिल गया। ऐसी ये स्वनिधि स्कीम है, PM स्वनिधि स्कीम। फिर इसके अंदर सरकार ने कहा कि देखो ऐसे लोगों को हम और ट्रेनिंग देंगे, 22 हफ्ते का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि कैसे तुम अपना धंधा एक्सपांड कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब हाइब्रिड, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्स कोर्स भी चलाएंगे, तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, ट्रेनिंग के दौरान तुमको स्टाइपेंड देंगे, ये सब बातें होती है। सो दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। ऐसा है मिलता जुलता एक PM विश्वकर्मा स्कीम भी है, कि जहाँ पर ये ब्लैक स्मिथ और बाकी जो कारीगर होते हैं पॉटर्स वगैरह, उनको भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है, वो आपके हैंड आउट में दिया PM विश्वकर्मा स्कीम। अब ये जो नया बजट आया 2025 का, तो उसने कहा ये जो PM स्वनिधि वेंडर है उनको 30,000 का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, और जो माइक्रो एंटरप्राइज वाले हैं उनको 5 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि उसे वो शॉपिंग करें या जो भी स्पेंड करें और अपना काम करते रहे। मेरे हिसाब से ये भी लिमिट, हमें बहुत कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं। नाउ लेट अस फोकस ऑन द लोन्स फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए क्या, देखिए किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन कोलेटरल फ्री होता है, मतलब 2 लाख तक का कुछ गिरवी नहीं रखना। उसको फिर और 1 लाख 2 लाख का कुछ चाहिए, तो फिर उसके वास्ते बैंक इंसिस्ट कर सकता है कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखो, या आप अपना गोल्ड गिरवी रखो, या अपने बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट किया है उसका सर्टिफिकेट गिरवी रखो, ऐसा सब होता है। तो कोलेटरल फ्री फार्म लोन्स वो पहले 1.60 लाख तक मिलती थी, अब 2 लाख की मिलेगी, ऐसा RBI ने कुछ रिफॉर्म्स लिए, तो 2025 से नया ये कोटा अमल हुआ। ये एक बात है। दूसरा, फार्मर जब लोन लेगा तो उस पे ब्याज तो देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हम अपने पॉकेट से बैंकों को कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। ये ऐसा है कि फार्मर जो फार्म लोन ले 9% ब्याज चार्ज करे बैंकर, सरकार कहे देखो जितने भी फार्मर है उनका 2% तो इंटरेस्ट हम ही चार्ज कर देंगे, तो इफेक्टिवली इन सबको कितने में पड़ा लोन, 7% में। फिर अगर ये फार्मर ईमानदारी से तमीज से इंटरेस्ट चुकाता रहता है, इंस्टॉलमेंट भरता रहता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब चुकाता है, तो सरकार एडिशनली ऐसे मेहनत कर ईमानदार फार्मर का और 3% इंटरेस्ट दे देगी। तो इफेक्टिवली जो ईमानदार फार्मर है
उसको 9 -2 -3 यानी 4% ब्याज पे लोन मिल गया। इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? ये जो पूरी योजना है इसको कहते हैं मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, एमआईएसएस। और किसान क्रेडिट कार्ड भी इनको दिया जाता है व्हिच इज़ आल्सो अ लोन, तो वहाँ पर भी यही फॉर्मेट से उनको ब्याज में माफ़ी मिलती है। तो एमआईएसएस/केसीसी ये सब क्या है, यही सब बात है। उसका कुछ ब्याज सरकार चुका देगी अपने पॉकेट से। अब ये जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एमआईएसएस किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें सरकार लोन का कुछ ब्याज खुद चुकाती थी। अब पहले वो 3 लाख रुपए तक के लोन पर ऐसी वो अपनी हेल्प करती थी। लेटेस्ट 2025 के बजट में बढ़ा के 5 लाख रुपए तक का तुमने जो लोन लिया है, उसपे जो ब्याज चल रहा है, उसमें हम ये सारी हेल्प करेंगे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई। तो दैट इज़ द न्यू रिफॉर्म। ये याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। समझो फार्मर ने जो लोन लिया, बैंकर बोलता है 9% हमको ब्याज चाहिए। तो फार्मर ने इफेक्टिवली 4% चुकाना है और बाकी का 5% सरकार सीधा बैंकर को दे रही है। मतलब समझो, गवर्नमेंट फार्मर को नहीं दे रही है, गवर्नमेंट सीधा बैंकर को दे रही है। तो जब ऐसा होता है इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब बोरोवर को नहीं, सीधा लेंडर को सरकार उसको सेटल करती है। हाँ, मैंने अभी आपको बताया स्वनिधि योजना। स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्ट्रीट वेंडर में ऐसा है कि बैंकर का हमको 7.25% इंटरेस्ट दो। तो पहले जो स्ट्रीट वेंडर फेरी वाला है, उसने इतना ब्याज चुकाना है। उसके बाद गवर्नमेंट उस रेवड़ी वाले के अकाउंट में 7% ट्रांसफर करेगी। तो इफेक्टिवली उसका सेटल हो गया, तो उसे सिर्फ 0.25% ब्याज पे लोन मिल गया। तो इधर जो हुआ उसे आप क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी। तो 2 चीज़ में डिफरेंस है, हमको याद रखना है। जवाब है कुछ याद नहीं रखना। बताया क्यों? कुछ लोग गूगल फॉर्म में दिमाग खाते रहते हैं। व्हाट इज़ सबवेंशन? व्हाट इज़ सब्सिडी? तो दिस इज़ द थिंग भाई, ये इतना कौन पूछ रहा है? हमें डिक्शनरी नहीं बनना है इकोनॉमी का। तो दैट इज़ इंटरेस्ट सबवेंशन। किसान क्रेडिट कार्ड क्या? बेसिकली आरबीआई और नाबार्ड की मदद से लॉन्च करवाया गया। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड किधर से मिले? बैंकों से, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से। फिर उसकी मदद से उसके दे दनादन जब भी वो अनाज खरीदेगा, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र सब खरीदेगा, तो दुकान में जाके स्वाइप करे तो एक प्रकार से लोन में उसने सामान खरीद लिया। वो एटीएम में ये कार्ड इंसर्ट करके पैसा भी विथड्रॉ कर सकता है, लेकिन आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड से उठाया पैसा वो एक जात का लोन है। ये सारा पैसा उसने ब्याज के साथ वापस चुकाना है। एडिशनली उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। तो दैट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड। इससे वो क्या-क्या चीज़ें कर सकता है? पहला, जो भी उसको ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र वगैरह चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, मतलब ये ट्रैक्टर का पंचर निकालना है, उसका पैसा, ऑयल चेंज कराना है, वो सब भी क्रेडिट कार्ड से वो खरीद सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, किसी और का ट्रैक्टर वो रेंट पे लाया है, तो उसको भी क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है। देन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर हाउसहोल्ड, घरेलू खर्च के लिए उसके बच्चे जो भी पढ़ाई करते हैं, उसके बुक्स खरीदने हैं, यूनिफ़ॉर्म खरीदने हैं, ये सब में भी खर्च कर सकता है। एंड लास्टली एटीएम से विथड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन वो लोन है, तो बेसिकली लोन ही है ये सब, उसे वापस चुकाना है। तो 4-5 थिंग्स कैन बी डन। मुझे इतना नहीं पता था। फिर यूपीएससी ने एक बार पूछा पीवाईक्यू, फिर सब सर्च करने बैठो, हाँ, तो भाई इतना सारा काम हो सकता है। दैट इज़ द आंसर। तुमको ये भी नहीं पता, तुमको वो भी तो तुमको पता क्या है? भाई यही तो यूपीएससी है ना, इसीलिए इसका कट ऑफ 200 में से 200 क्यों नहीं होता है? इवन आप रैंक 1 का भी स्कोर देख लो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं तो 40, 50, 60% तक पहुँच जाए, बड़ी बात है। एग्रीकल्चर में और क्या-क्या कदम उठाए गए? आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सरकारी बैंकों मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंकों का नेशनलाइज़ेशन किया गया, ये भी देखा। किसान क्रेडिट कार्ड बताया। किसानों का कर्जा माफ़ करना चाहिए कि नहीं? फार्म लोन वेवर, वो मीन्स का मुद्दा है, तो वो जून महीने में हम लोग आराम से समझेंगे। एक लाइन में बताना है तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उनकी आदत खराब होती है। नेक्स्ट इलेक्शन आए तो वो लोन नहीं चुकाते इस उम्मीद में कि सरकार वापस कर्जा माफ़ कर देगी। खैर वो मेंस में देखेंगे। अब क्या? तो
बैंक में खाते खोल दिए, स्मॉल सेविंग करा दिया, माइक्रो एंटरप्राइज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसानों को लोन भी दे दिया। अब बचता है पेंशन इंश्योरेंस। तो माइक्रो इंश्योरेंस मतलब क्या? कि 50,000 तक का इंश्योरेंस। इतना छोटा इंश्योरेंस कोई क्यों लेगा? मान लो इनको अपना मुर्गियों का, भेड़-बकरी का, ऐसा गरीब लोगों को इंश्योरेंस लेना है, तो वो माइक्रो इंश्योरेंस रहता है। तो उसमें अमाउंट भी कम होती है, प्रीमियम भी कम होता है। बाकी और कुछ जानने का उपयोग नहीं दिखता मुझे। माइक्रो पेंशन बताओ, माइक्रो पेंशन तो पढ़ लिया ना भाई, अटल पेंशन, फिर ये क्या श्रमयोगी मानधन, ये जो 1,000, 2,000, 5,000 के पेंशन आते हैं, वो सब माइक्रो पेंशन ऑलरेडी भी फिनिश्ड। अब ये सब हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आ गई, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उनके अंडर में आता है। कि देखो हम हर एक गाँव के अंदर जितने भी परिवार हैं, उनको कम से कम एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बेचेंगे, संपूर्ण बीमा ग्राम कर देंगे, वगैरह-वगैरह। तो ये बहुत काम का नहीं है। मैंने इसलिए दिया क्योंकि इंडिया ईयरबुक में ऐसा सब लिखा होता है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फिर किसी बार ये यूपीएससी एग्जामिनर उठा के पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और लेके आई 5 स्टार विलेज स्कीम। 5 स्टार विलेज स्कीम मतलब बेसिकली पोस्ट ऑफिस वाले नीचे अवेयरनेस फैलाएँगे, ताकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम वो सब और वहाँ पर सब स्प्रेड हो जाए और हम उस विलेज को 5 स्टार विलेज बना देंगे। अब ये सब हुआ तो आईआरडीएआई आई मतलब इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर आ गया कि हम भी कुछ बना देंगे। मॉडल इंश्योरेंस विलेज, ऐसा विलेज कि जहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस सब कुछ मिले, तो उसे हम कहें मॉडल इंश्योरेंस विलेज। पर्सनली आई डोंट थिंक दीस आर सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो तुमने लिखा क्यों है? फॉर योर प्लेजर एंड सैटिस्फैक्शन। वरना क्या होता है फिर, नहीं अभी हमको पीटी 725 देना है क्योंकि हमको तसल्ली नहीं मिल रही है, संतोष नहीं मिल रहा है। तुमने ये स्प्रेड करके हमको पूरा बुफे क्यों नहीं दिया? तो दे दिया भाई। आगे, इनफॉर्मल वर्कर्स, मतलब जिनके पास क्या नहीं है, जिनके पास कागज नहीं है। कि नीता बहन ने मुझे बोला है, रोज आके झाड़ू करना है, लेकिन मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनके साथ, तो मैं रिलायंस की फॉर्मल वर्कर नहीं। उसी तरह ये ईंट की भट्टी में जो काम करता है। अब ऐसे लोगों के लिए क्या, तो ईपीएफओ, ईएसआईसी तो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्टर्ड फैक्ट्री नहीं है। तो अटल पेंशन, श्रमयोगी मानधन ये सब करेंगे जो कल रात हमने पढ़ा था। तो इनका तो चलो हो गया। गिग वर्कर्स क्या है? जैसे ये अर्बन क्लैब से आप घर पे एसी रिपेयर वाला बोला है, स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय है, ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर है। इनको गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर कहा जाता है। जो भी कंपनियां होती है, वो इनको एम्प्लॉय नहीं बोलती। ये कहती है ये तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है जो डिलीवरी का काम करते हैं और हम उन्हें हर डिलीवरी पे 20 रुपए देते हैं। ऐसा वो क्यों कहती है ओला, उबेर, स्विगी वगैरह? क्योंकि अगर ऐसा बोल देगा कि ये हमारा एम्प्लॉयी है, तो फिर उसकी सैलरी से ईपीएफओ, ईएसआईसी ये सब कट करना होगा। तो कौन झमेले में पड़े, तो तुम मौज करो। एज़ अ रिजल्ट these people are not covered under the regular सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी में क्या, ये सब पेंशन, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट हो गया, अपाहिज हो गया, पैसा मिले, कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसे गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी में इंश्योरेंस, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, जब महिला प्रेग्नेंट है, काम नहीं कर पाई, तब भी उसको सैलरी मिले, बच्चों को स्कॉलरशिप, ये सब देने की बात हो। तो सरकार ने एक कानून बनाया, गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी कोड। फिर कुछ बना नहीं, फिर कहा सोशल सिक्योरिटी कोड अलग कानून है, उसी में कुछ 2-4 लाइन लिखवा देंगे। फिर बोला लागू करेंगे, लेकिन अभी तक लागू होना बाकी है। फिर आया नया बजट 2025 का, उसमें एक लाइन में ये बोला कि देखो ये जितने गिग वर्कर है, ये डिलीवरी बॉय वगैरह, वो लेबर मिनिस्ट्री के ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर कर ले। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, ये फ्री में इन सब गिग वर्कर्स को हम दे देंगे। So that is the PMJ coverage given to these gig workers. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब जो लोग फैक्ट्री में, कंपनी में, सरकारी ऑफिस में काम नहीं करते। जैसे ये कुछ पॉटरी कर रही हो, ईंट की भट्टी में काम करता हो, ये सब रिपेयर पंचर का काम करता हो। इन लोगों को भी कुछ ये इंश्योरेंस, पेंशन सब मिलना चाहिए। उसके वास्ते एक अलग कानून बना था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। उसमें ये होता है कि यूनियन और स्टेट लेवल पर कुछ सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनेंगे। फिर मान लो बिल्डर है, उसने इसमें पैसा कंट्रीब्यूट करना है, तो ऐसा सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा। फिर जब ये लोग बूढ़े हो गए, इनको कुछ पेंशन मिलेगा। ऐसी सब ये चीज़ है।
हालाँकि ये पुरानी चीज़ें अपने लिए बहुत काम की नहीं। तो बता क्यों रहे हो? क्योंकि जो ईपीएफओ की परीक्षा होती है उसमें वो उसका बहुत पूछते हैं, कि जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर वर्कर का जो कानून है, उस कानून में ही उन्होंने कुछ योजनाओं के नाम लिख दिए हैं। अब वो सारी योजना हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, बेसिकली नाम लिखे हैं कुछ योजनाओं के विद इन द लॉ इटसेल्फ। तो कौन से के लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, वो सब पूछते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज़ डोंट लूज़ स्लीप उस पे नींद नहीं खोनी। तो चलो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, पेंशन, इंश्योरेंस हो गया। अब शिकायत कौन सुनेगा? क्योंकि गरीब आदमी ने बैंक में खाता खोला, फ्रॉड हो गया, अब उसको कोई इंसाफ नहीं दे रहे, तो दोबारा वो बैंक अकाउंट खोलने नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये भी ज़रूरी है कि ग्रीवांस रेड्रेसल हो। तो आरबीआई जिन बैंक और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, जैसे गोल्ड लोन कंपनी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वगैरह, तो उसके लिए बैंक का, एनबीएफसी का डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के 3 ओम्बड्समैन थे। फिर उन्होंने क्या किया, वन नेशन वन ओम्बड्समैन बेसिकली एक वेबसाइट बना दी, उधर जाके कंप्लेन करो, वो आपस में समझ लेंगे। शेयर मार्केट में धोखा हो गया, तो सेबी का स्कोर्स पोर्टल है, उसके ऊपर सेबी है, सेबी के ऊपर आप सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट में फरियाद करो। इंश्योरेंस में कांड हो गया, तो आईआरडीआई संस्था ने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन शिकायत निवारण अधिकारी बनाए, उधर कंप्लेन करो, उसके ऊपर और अपील में जाना है तो आईआरडीआई, उसके ऊपर अपील में जाना है तो सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। पेंशन में अगर आपने एनपीएस ज्वाइन किया और कंप्लेन है, तो पहले लेवल पर एनएसडीएल में कंप्लेन करनी है। जो डीमैट का काम देखती है वही वो नीचे का काम देती है यहाँ पर। तो उसके ऊपर समाधान नहीं तो पीएफआरडीए पेंशन रेगुलेटर पे जाओ, उस पे भी समाधान नहीं हो तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब समझो, सेबी, इंश्योरेंस और पेंशन तीनों का ऊपर कंप्लेन में जाना है अपील में, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ईपीएफओ में आपका पैसा कटा फिर कंप्लेन है, तो ईपीएफओ के अलग ऑफिसर होते हैं, उनका अलग ट्रस्टी बोर्ड है, उधर जाओ। कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि जहाँ पर आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में भी जाके शिकायत कर सकते हैं। तो उसके बारे में पिलर 4 बी में हम देखेंगे। इसके बाद आलतू-फालतू की बहुत सारी वेबसाइट है। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। पीएचबी लोन्स इन 59 मिनट्स डॉट कॉम, मतलब आप अप्लाई करो उस पोर्टल पे तो 59 मिनट्स में वो येस या नो में बता देगा। वो असल में आपका आधार कार्ड, जीएसटी, इनकम टैक्स सब डेटा देखेगा, फिर पास हो या फेल हो। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया जन समर्थ पोर्टल, कि जिसको स्टूडेंट लोन अप्लाई करे, एमएसएमई लोन अप्लाई करे, फार्मर लोन अप्लाई करे, तो इधर अप्लाई करे। फिर उसको क्रॉस चेक करेंगे, आधार नंबर, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, और उसका लोन जो भी सरकारी बैंक को आगे भेजेंगे कि अप्रूव करो या रिजेक्ट करो। पीएम सूर्य पोर्टल, एससी एसटी वीकर सेक्शन को बिजनेस लोन चाहिए, तो उसके वास्ते इस पोर्टल पे जाके वो अप्लाई करें। देन सारथी पोर्टल, सारथी पोर्टल इज बेसिकली इंश्योरेंस के साथ जुड़ा है, कि फार्मर्स को और विलेजर को अपने ये सब क्रॉप, मतलब खेती-बाड़ी के लिए, ट्रैक्टर के लिए वगैरह के जो लोन चाहिए, लोन नहीं इंश्योरेंस चाहिए, उसके वास्ते सारथी पोर्टल है। और भी होंगे, वो हैंडआउट में दिए, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो छोड़ो। एक तो ऐसे लो प्रोफाइल कोई पूछता नहीं, पूछे तो भी अपने को याद रहने का भी स्कोप कम है। समझो इफ देयर आर 100 क्वेश्चन, ये वाला नया ऐप लॉन्च हुआ, वो वाला नया पोर्टल लॉन्च हुआ, मैक्सिमम 1 सवाल आ सकता है या तो 0 सवाल आ सकता है। मैंने इसलिए दिया क्योंकि फीस ली है, एंड इफ आई वांट टू प्रोजेक्ट कि भाई और कुछ नहीं देखना है, पीटी 725 नहीं देखना है, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, देन द हैंडआउट नीड्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। भले कुछ चीजें ऐसी लगे कि मुझे खुद एग्जाम देने में मैं याद करके नहीं जाता, बट इट इज गिवन फॉर योर प्लेजर। लास्टली, ये सब होगा तो कोई ना कोई आ जाएगा मुंह उठा के, हम रिपोर्ट और रैंकिंग देंगे। तो रिपोर्ट रैंकिंग सब दिए हैं आपके हैंडआउट में, याद रहे तो ठीक है, वरना उसको भी छोड़ो, क्योंकि वो सब लो प्रोफाइल सब हैं। मैक्सिमम आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई आप एक रिपोर्ट का कुछ करो तो ठीक है। खैर वो जितने भी रिपोर्ट आते हैं ऐसे, रैंकिंग आते हैं आपके हैंडआउट में दिए, याद रहे तो ठीक, अदरवाइज़ उसको भी इग्नोर करिए। एक आखिरी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर आज का कार्यक्रम खत्म। कल हम मिलेंगे तो बजट का देखेंगे। खैर उससे पहले पीवाईक्यू कर लेते हैं, फिर आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। हुँ। अटल पेंशन स्कीम में आपको क्या लगता है? पहले मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, आराम से सोचो, देन वी सॉल्व इट।
हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। ओमी, भावना, शुभम, प्रिंस, मनीषा, ऐश्वर्या, अनुरित, अंशु, नित्या, आयशा, प्रीति, रिंकू, कबीर, सविता, बादशाह, मधु, मोनिशा, कुणाल, तनु, सहेली, यश, नेहा, हरिप्रिया, अंजू, प्रिया, नितिन, ज्योति, योगेंद्र, दिव्या, आलेखा, अर्जुन, अंकित, सैनी, अमन, प्रीति, शिवा, गरिमा, ये सब लोग फिर अभिषेक, आशुतोष, अमर, शान, नवनीत, ईशा, विवेक, मऊ, मयंक, उत्कर्ष, आदर्श, कविता, आदर्श। अटल पेंशन में क्या था कि जो भी आप ज्वाइन करो, एक तो फिर 1,000 से 5,000 आपको पेंशन मिलेगा। वो डिपेंड करता है कितना कंट्रीब्यूट किया। फिर फादर मर गए तो मदर को भी उतनी अमाउंट मिलेगी। सपोज इनको 5,000 मिलता था तो इनको भी मिलेगा। और ये दोनों मर गए तो बच्चे को ओरिजिनल प्रिंसिपल वापस आ जाएगा। अब इसमें समझो, अगर मदर चाहे तो अपना अलग सेपरेट अकाउंट खोल सकती है, हाँ, लेकिन उसने भी अलग से फिर फी भरनी होगी। जैसे नेटफ्लिक्स में आपको दूसरा अकाउंट खोलना है तो दोबारा फी मांगेगा। तो उस केस में उसको 1,000 5,000 मिले, फिर वो मर जाए तो हस्बैंड को इक्वल अमाउंट मिले, और वो भी मर जाए तो बच्चे को प्रीमियम वापस मिले। अब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन। ये बात भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि फादर सन दोनों ज्वाइन कर सके, हस्बैंड वाइफ दोनों, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और वो पाबंदी करने गए तो सरकार का खुद का काम बढ़ जाएगा ना भाई, क्या चेक करते फिर राशन कार्ड में किसका नाम है नहीं है, कौन इसमें जाए। खासकर ऐसी योजना जिसमें सरकार ने आपसे पैसा लेना है, देना है तब सोचने बैठे तो बराबर है, इधर तो लेना ही है ना, तो उसमें तो कहाँ वो। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। एक ही फैमिली के एक से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पर हर एक अकाउंट पे एक्स्ट्रा फी आपको भरनी पड़ेगी। तो ना यार, आइदर ए हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। जो पहला क्या बोलता है, टारगेटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, करेक्ट। मतलब आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, आप कोई कंपनी में काम करते हैं, उनके वास्ते नहीं, उनके लिए ईपीएफओ, एनपीएस, बाकी चीजें, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, मतलब कि ये सब रिक्शा चलाते हैं, चाय की लारी चलाते हैं, ये सब लोगों के लिए। मुकेश अंबानी भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, मनाही नहीं है। और वो नहीं कहे भाई 1,000 5,000 क्या ज्वाइन करना है। तो एवरीवन कैन ज्वाइन, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड, पर इसका कंज्यूमर बेस अलग है। तो यस, करेक्ट, इट इज टारगेटेड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। और तीसरा भी सही है कि जो मतलब फादर मर गए तो मदर को सेम मिले, तो सब्सक्राइबर डेथ और उसको सेम मिलेगा। ओके, 1 एंड 3 करेक्ट, सो द आंसर इज सी, 1 एंड 3 ओनली। देखिए, अपने सारे लेक्चर हैंडआउट और पावर पॉइंट के अंदर मैंने कैसे ग्राफिक्स बनाया कि फादर मर गया तो मदर को मिलेगा, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन फिर मैं एकदम ये सब टेक्निकल बन के हर जगह स्पाउस को इतना मिलेगा, तो मैं वकील का नहीं पढ़ा रहा, मैं आईएएस का पढ़ा रहा हूँ। आपको आसानी से याद रहे, विजुलाइज कर सको, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब मेंस में लिखो, जब इंटरव्यू में बोलो, तो ऐसा नहीं फादर मदर हस्बैंड वाइफ, आपको ये वर्ड चूज करने, स्पाउस। जैसा देश वैसा बेस, तो आपको अलर्ट हो जाना है। पढ़ाने का मेरा बोलने का तरीका अलग है, आप जब बोले आपका तरीका, सो यू हैव टू यूज द वर्ड स्पाउस। एनीवे, सो द आंसर इज सी, 1 एंड 3 ओनली। अब इधर भी कुछ लोग कहेंगे देखो बिना फैक्ट्स रटे एलिमिनेशन से हो गया। अरे भाई, पर मैंने कितना सारा पेरिफेरल नॉलेज अपनाया तब जाके हुआ ना। तो बिना पढ़े तो कुछ पास नहीं होते। तो सब आप पढ़ाई कीजिए। रॉजर फेडरर दोपहर को सो जाता है, आकर तो फिर हम भी सो जाएंगे। अरे भाई, पर पहले तुम रॉजर फेडरर जैसा बनो तो सही। वो पूरा सुबह से लेके दोपहर तक ट्रेनिंग करता होगा, फिर उसको उसके फिजियोथेरेपिस्ट ने कि अभी तुम्हारे मसल मास को इतना रिलैक्सेशन, तो तुम इतना घंटे सो, फिर वापस शाम को वापस ट्रेनिंग चालू करे। तो हम सिर्फ वो देखते हैं जो हम सुन, मतलब हम आनंद की तरफ जाते हैं, असल में मेहनत की तरफ जाना चाहिए। यू हैव टू सी द एफर्ट एंड नॉट द क्या भाई वो तो दोपहर सो जाता है। भाई, पर सुबह शाम वो ट्रेनिंग भी तो करता है। नाउ पिलर 1 इज डन, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। कल रविवार से हम लोग सेकंड पिलर बजट टैक्सेशन में जाएंगे, उसका हैंड आउट कल शाम 7 बजे तक अपलोड करता हूँ। हालांकि जिन लोगों ने नया एडमिशन लिया है उनको मैं खास कहना जो कल जो रविवार की छुट्टी है, एटलीस्ट ये जो पिलर 1 या 2 है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें भी जो शुरुआती पार्ट हमने समझा था, मनी कैसे क्रिएट किया जाता है, आरबीआई क्यों सीधा सरकार को लोन नहीं दे सकता वगैरह, वो सब पढ़ के समझ के आना। क्योंकि यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे एफआरबीएम एट एंड फिजिकल डेफिसिट वगैरह, तो वो सब मैं मान के चलूंगा आपको पता है, क्योंकि उसके ऊपर ही वो एडवांस कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। तो टेक बेनिफिट ऑफ द हॉलीडे टुमारो।
और इधर भी आज जो हमने पीवाईक्यू की है उसमें भी जिन लोगों के करेक्ट नहीं हुए, आपको कल ये सब रटना चाहिए। फिर कल मिलते हैं और आगे पढ़ाई जारी रखते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट इट, गुड नाइट।